हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका निर्मल राठौर। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। हमने अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में देखा था, ठीक है। जैसे हमने प्राकृत संख्या सीखी थी, हमने पूर्ण संख्या देखी थी, हमने पूर्णांक देखे थे, हमने परिमेय संख्या देखी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास में जो अपने टॉपिक कवर रहेंगे बच्चों, जिन जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी अपरिमेय संख्याओं की, कि अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। वो क्या होती है उनके बारे में समझेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं जो है वो क्या होती है, उनके बारे में समझा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से संख्या रेखा पर जो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका निरूपण किया जाता है। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2, उसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं की ओर। तो बच्चों, हम अगर बात करते हैं संख्या रेखा की, ठीक है ना, तो संख्या रेखा को हम लोग कुछ इस तरह से निरूपित करते हैं। और उस पर जो निरूपित होने वाली संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्या एक्चुअल में दो तरह की होती है। एक होती है आपकी परिमेय और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी संख्याएं जो कि संख्या रेखा पर हो वो P/Q के रूप में ही हो, ठीक है। संख्या रेखा पर आपकी कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो P/Q के रूप में नहीं दर्शाई जा सकती, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो बच्चों, ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अगर बात करी जाए अपरिमेय संख्या की, तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के अलावा भी और कई सारी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे अपने, जैसे हम लोग अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो उसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे √2 हो गया आपके पास में, √3 हो गया, √7 हो गया। और पाई जो है सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जो पाई है आपका वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है किसका, अपरिमेय संख्याओं का। तो याद रखिएगा आप लोग, पाई जो है जिसकी वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं जनरली, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं के बाद हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती। अच्छा, जब मैंने आपको शुरुआत में ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने संख्याओं का क्लासिफिकेशन बताया था, वर्गीकरण बताया था। और संख्याओं का वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो है वो दो तरह की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हम लोग वहां से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं, कि अगर हम लोग सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं का समूह ले लें तो वो समूह ही क्या होगा, आपका वास्तविक संख्याओं का समूह होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्या अपनी क्या हो जाएगी बच्चा लोग, वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, कि ये जो वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, ठीक है। और संख्या रेखा पर हम लोग हर एक वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, अद्वितीय बिंदु के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसी कारण की वजह से संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, अद्वितीय बिंदु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा। अच्छा, संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्याएं और पूर्णांक तो निरूपित किए थे, बहुत आसानी से निरूपित हो जाते हैं। कि हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा बनाई थी कुछ इस तरह से,
ठीक है ना। और उस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर बीच में 0 लिखा था, फिर उसके बाद में 1 आया था, फिर उसके बाद में 2 आया था, फिर उसके बाद में 3 आया था। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से पूर्णांक है। इस तरफ अपने -1, -2, -3 और इस तरह से ये चलता रहता था आपका, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को निरूपित करना बहुत ही आसान था आपका संख्या रेखा पर, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती, इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती, अब उनको कैसे निरूपित करें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि किसी भी संख्या रेखा पर अगर हमें किसी अपरिमेय संख्या को निरूपित करना है तो उसके निरूपण का तरीका क्या होगा, हम लोग कैसे उस अपरिमेय संख्या का निर्धारण करेंगे कि वो संख्या रेखा पर कहाँ होगी, तो उसका तरीका क्या होगा वो देखिए। देखिए इसके तरीके में हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जरा उसको समझ लीजिए एक बार। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है देख लो बच्चा लोग, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण जो है आपका समकोण होता है, कोई एक कोण क्या होता है आपका समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में आपका एक होता है लंब, एक क्या होता है लंब, ठीक है, दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण, ठीक है ना, तीसरा होता है कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो ये कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है बच्चा लोग कर्ण के स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो यही प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय हमें यहाँ पर उपयोग में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर उपयोग में लेंगे और किस तरह से नंबर की अपरिमेय संख्या जो है अपनी उसका निर्धारण करेंगे वो देखिए। जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मान लीजिए यहाँ पर √2 की वैल्यू को। तो हम लोग क्या करते हैं संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर अपना 0 था और यहाँ पर अपना मान लीजिए 1 था, ठीक है। इधर देखोगे आप तो इधर आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका 0 है और यहाँ पर आपका क्या है 1 है, ठीक है ना। तो 0 से 1 तक की डिस्टेंस तो आपकी हो गई 1, और यहाँ से 1 वैल्यू का एक और आप क्या कर लो लेंथ को मेजर कर लो। तो ये 1 और 1, अच्छा ये आपका क्या बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें मान लीजिए ये आपका लंब है और ये आपका क्या है आधार है, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया आपका, ये क्या होगा कर्ण। और अगर हम लोग बात करते हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, आधार का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ये जब आप लोग देखेंगे तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जो है वो होगा 1 + 1 यानी कि 2 के बराबर। तो कर्ण जो आएगा बच्चा लोग अपना वो कितना आएगा, वो आएगा √2, वो कितना आएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर पावर जो अब इधर जाएगी तो वो √2 में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस ग्राफ में तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी आपकी √2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं एक चाप लेते हैं जो यहाँ पर रख के यहाँ तक की लेंथ का लेते हैं, मतलब O से लेके 0 जो दिख रहा है आपका 0 से लेके B पॉइंट तक का चाप लेते हैं और उस चाप को लेके फिर इस तरह से इस संख्या रेखा पर काट देते हैं और वो संख्या रेखा को कुछ P पॉइंट पर आपका यहाँ पर कट करता है। कहाँ पर कटता है, कट करता है P पर। तो देखिए O से लेके P की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस O से लेकर B तक की होगी। अब देखिए OB की अगर बात की जाए तो OB अपने पास में कितना है √2। तो संख्या रेखा पर जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस O से कितनी होगी, OP भी कितनी होगी √2 होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही चाप पर स्थित बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर, ये जो संख्या रेखा आपको दिख रही है इस वाली संख्या रेखा पर √2 कहां पर होगा, पॉइंट P पर। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि √2 जो है आपका क्या रहेगा 1 और 2 के बीच में रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा कुछ, ठीक है, P पॉइंट पर। तो ये आपका √2 का निर्धारण इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या का, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। और भी इसके उदाहरण देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए
तो अपना जो अगला उदाहरण है उसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर √3 के स्थान का निर्धारण करते हैं। तो उसका तरीका भी पहले जैसा ही रहेगा, और पहले वाले तरीके में, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमने √2 का निर्धारण किया था किस पर, संख्या रेखा पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग √3 का निर्धारण किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप लोग देखिए कि हमें जो यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई हुई है, इसमें देखिए यहाँ पर O है आपका, ठीक है, और ओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस अपनी 1 हो गई, और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 1। तो ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, 1 है। या ये कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ओ से लेके ए तक की वैल्यू 1 है और ए से लेकर बी तक की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ओ से लेकर बी तक की वैल्यू की, तो ये कितनी हो गई आपके पास में, √2 हो गई। अब देखिए ये √2 हो गई हमारे पास में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बी पॉइंट से एक लंब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा लंब ड्रॉ करते हैं, और उस लंब की लंबाई जो है वो कितनी रखते हैं, 1। तो ये एक नया आपका क्या बन गया, समकोण बन गया। कौन कौन सा, ओ बी, ये आपका बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है ना, ओ बी डी क्या बन गया, एक नया समकोण बन गया। इसको कुछ यहां बना लेता हूं मैं आपका, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, यहां पर आपका बी है, और यहां पर क्या रहेगा आपका, यहां पर आपका डी रहेगा। तो ये जो वैल्यू है ओ से लेकर बी तक, ये तो हो गया √2, ठीक है ना, और बी से लेकर डी तक कितनी हो गई आपके पास में, 1 हो गई, ठीक है। तो अगर हम लोग, और ये कोण हो गया आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो अगर हम लोग ओ को डी से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कर्ण, और इस कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो इस कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको √3। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, √3। तो यहाँ से ओ से लेके, ठीक है, डी तक की जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, √3 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आपके पास में √3 हो जाएगी। यहाँ पर ग्राफ में भी देखिए, आपको ग्राफ में भी आपको √3 दिख रहा होगा। देखिए जो ग्राफ है इसमें ओ से लेके डी तक की वैल्यू का आप लोग देखिए, ये ओ आपका, और यहाँ से डी तक की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, √3 दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जब आर्क लेंगे हम लोग, उस आर्क को कुछ इस तरह से कट करेंगे, तो वो कहाँ पर कट करेगा आपका, क्यू पॉइंट पर। कहाँ पर कट करेगा, क्यू पॉइंट पर। और ये ओ से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस जो है आपके पास में वो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। यानी कि संख्या रेखा पर ये जो क्यू पॉइंट है आपका, ठीक है, संख्या रेखा पर जो क्यू पॉइंट है आपका, वो क्यू पॉइंट ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग देखते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट है आपका, ये 2 से पहले आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग √2 की बात करें चाहे √3 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर √2 होगा आपके पास में, यहाँ पर क्या होगा, √3 होगा, दोनों ही 1 और 2 के बीच में होंगे। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब अपने आगे अगली प्रश्नावली। प्रश्नावली के क्वेश्चंस कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, और बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। कारण सहित आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो पहला कथन क्या है भैया, वो देख लीजिए। पहले कथन की अगर बात की जाए तो पहला कथन जो है अपना वो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भैया ये कथन जो है ये सत्य है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमें पता है कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को, हमें क्या पता है कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, उस समूह से ही मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या होगी। यानी कि ये जो कथन है ये अपना क्या होगा, सत्य कथन होगा। दूसरी बात, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, आपकी एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, m हमेशा एक प्राकृत संख्या हो। तो ये बात सत्य है या असत्य है, यह आप लोग डिसाइड कीजिए। अब देखो
जो m है आपका वो क्या होना चाहिए, क्या बोला उसने, वो आपकी एक प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या तो कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होने की बात करते हैं तो 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अंडर m यानी कि कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहां m हमेशा एक प्राकृत संख्या है। क्या ये बात सही है? तो ये एक बात जो है ये गलत है, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जिनको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, और ये संख्या जो है, ये अंदर जो लिखी हुई संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी तो एक वास्तविक संख्या है आपकी, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और ये हमेशा यहाँ पर m जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बात हमेशा सही नहीं है, सही तो है लेकिन हमेशा सही नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा जो कथन है ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, तो दोनों के समूह से मिलकर वास्तविक संख्या बनी होती है। तो भैया हर एक वास्तविक संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, हो सकता है कि वो परिमेय हो। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा आपका, तीसरा कथन भी असत्य हो जाएगा। यानी कि पहला कथन अपना सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया, और तीसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या होता है। तो उसने क्या बोला, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 1। तो 1 की बात करते हैं तो उसका वर्गमूल √1, फिर 2 ले लेते हैं तो √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5, ऐसे चलता रहता है। चलिए चेक करते हैं ये हमेशा अपरिमेय होती है कि नहीं होती। अच्छा, जब √1 आप लोग निकालते हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √1 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं √1 जो होता है आपके पास में, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है 1 के इक्वल। तो भैया 1 तो एक परिमेय संख्या है, 1 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय है, √3 भी एक अपरिमेय है, लेकिन √4 को हम लोग 2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है। तो भैया ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो बात कही गई है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं लिख होते हैं, क्योंकि वो परिमेय भी हो सकते हैं। उसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो क्या बोला है अगला कि तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। तो दे तो दिया हमने, एक छोड़ के 2 को दी दी है, यहाँ पर एक भी ले लिया हमने। एक का जो आपका वर्गमूल है वो कितना होता है, 1 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। और 4 का जो वर्गमूल है आपका वो कितना होता है, 2 या -2 होता है, तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो दोनों चीजें अपनी क्लियर हो गई। अगला क्या है अपना, तो बच्चों अब अपना अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, √5 के स्थान का हमें निर्धारण करना है, किस पर, संख्या रेखा पर। किस तरह से करेंगे, तरीका वही है जो पुराने क्वेश्चंस में हमने ट्राई किया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, √2 की पोजीशन हमने निर्धारित कर रही थी, तो हमने क्या किया था, 1 और 1 लिया था। ठीक है, उसके बाद में √3 के लिए हमने √2 का यूज लिया था और फिर 1 लिया था। अब √4 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √5 को निकालने से पहले √4 के स्थान का निर्धारण करेंगे, उसके लिए √3 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में √4 और 1 का यूज करके √5 के स्थान का निर्धारण करेंगे। कैसे होगा वो देखिए। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर कि ये संख्या रेखा है, ये आपका 0 है, और इस तरह से हमने क्या किया था, √3 के स्थान का यहाँ पर निर्धारण किया था अभी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट का एक आर्क लेते हैं, ठीक है ना, और 1 यूनिट का एक आर्क लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पे बनाते हैं, और ये वाली लेंथ को यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये लेंथ जब हम लोग मिलाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, √4 को। ये आर्क लेंगे, और ये आर्क जब हम लोग लेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर संख्या रेखा को कट करेगा, और ये वैल्यू जो होगी ये अपनी क्या होगी,
√4। और हमें एक बात पता है कि √4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। √4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो यह मान लीजिए अपने पास में 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2, और ये 2 ही किसके इक्वल है, √4 के इक्वल। अब हमें चाहिए √5, हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो हम लोग 2 से क्या करते हैं, 1 यूनिट या 1 का एक लेंथ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, जो कि इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इस तरह से O को उस पॉइंट से यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास में A पॉइंट आया है और ये आपका क्या था, B पॉइंट था। तो ये लेंथ है आपकी 1 और ये लेंथ है आपकी 2। तो ये जो लेंथ होगी आपके पास में OA, ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आएगा, 4 + 1 यानी कि अंडर रूट में 5। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, अंडर रूट 5। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, OA को एक आर्क लीजिएगा और उस आर्क को इस संख्या रेखा पर कुछ इस तरह से घुमाइएगा। इस तरह से घुमाओगे तो ये आपकी ये जो संख्या रेखा दिख रही है, ठीक है ना, इस संख्या रेखा को कुछ इस तरह से यहाँ पर P पॉइंट पर कट करेगा, और ये P पॉइंट ही आपका किसको निर्धारित करेगा, ये √5 को निर्धारित करेगा। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम लोग √5 का निर्धारण कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो चुकी है। अगर फिर भी आपको इसके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। और प्यारे बच्चों, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।